प्रदेश कांग्रेस के द्वारा टिकट वितरण के लिए मनोनीत प्रभारियों ने सिरोही जिले में शनिवार को आकर इच्छुक दावेदारों के आवेदन लिए। इस दौरान आयोजित जिला कांग्रेस की बैठक में मौजूद कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गहलोत के मंत्रियों ने कहा कि इस बार हमें जिले की तीनों सीटें जीतनी है, लेकिन क्या ये संभव है कि कांग्रेस इन तीनों सीटों पर जीत जाए? आंकड़ों पर नजर डालें। 1998 में सिरोही में संयम लोढ़ा, पिंडवाड़ा में लालाराम गरासिया और रेवदर विधानसभा से कांग्रेस के छोगाराम बाकोलिया जीते थे। लेकिन खास बात यह थी कि इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं थे। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस बहुल इन विधानसभा सीटों पर अपनी अहमियत खोनी शुरू कर दी। गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर तीनों सीटों पर कई बार भाजपा जीती है, लेकिन कांग्रेस कभी ये नहीं कर पाई। कांग्रेस की इस दुर्गत में मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत की बैड गवर्नेंस की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हम जिले की इन विधानसभा सीटों में से कभी कांग्रेस की आदिवासी स्थायी वोट बैंक रहे आदिवासी बहुल पिंडवाड़ा सीट की समीक्षा करेंगे कि क्यों यहां से कांग्रेस के पांव उखड़ गए हैं और 2008 के परिसीमन के बाद भी कांग्रेस यहां अपने पांव क्यों नहीं जमा पा रही है। राजस्थान के सिरोही जिले के टाडा क्षेत्र में आने वाली आबू पिंडवाड़ा विधानसभा सीट पर 80 के दशक से ही आरएसएस ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों की तरह यहां पर आरएसएस के प्रकल्प वनवासी कल्याण परिषद ने निरंतर काम शुरू रखा। इसके काम में इस क्षेत्र के गरासिया और भील आदिवासियों में आरएसएस की राजनीतिक प्रकल्प भाजपा के लिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी। इसका परिणाम मिलना शुरू हुआ 1990 से, जब पहली बार इस सीट पर कांग्रेस का 48 सालों के वर्चस्व को तोड़ते हुए आरएसएस ने भाजपा की जमीन तैयार कर ली। 1990 में पहली बार इस सीट पर कांग्रेस के सूरमाराम गरासिया को हराकर भाजपा के प्रभुराम गरासिया एमएलए बने। ये जमीन इतनी उपजाऊ बना ली गई कि यहां पर 1990 से 2018 तक 28 सालों में 7 विधानसभा चुनावों में सिर्फ 2 बार कांग्रेस को जीत मिली। खुद को आदिवासी और गरीबों के कल्याण का प्रतीक मान चुके अशोक गहलोत तो कभी भी मुख्यमंत्री रहते हुए यहां के आदिवासियों में कांग्रेस के प्रति विश्वास जताकर ये सीट जितवा नहीं पाए हैं। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी 2003 और 2008 में ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई, जो अशोक गहलोत सरकार की बदहाल गवर्नेंस की ओर इशारा करती है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो यहाँ पर उनके सामाजिक प्रभाव को नजरअंदाज किए बिना बात नहीं हो सकती। 2008 में इस सीट का परिसीमन हुआ। इसमें आबू रोड पंचायत समिति की 11 ग्राम पंचायतें और माउंट आबू जैसा बड़ा नगर पालिका का क्षेत्र जुड़ गया। इस सीट में पिंडवाड़ा और आबू रोड दोनों पंचायत समितियों के आदिवासी बहुल गांव और ढाणियां पड़ती हैं। इन क्षेत्रों में गरासिया, फिर उसके बाद भील आदिवासी सबसे ज्यादा है। ऐसे में ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। पहले इसका नाम पिंडवाड़ा विधानसभा था। परिसीमन के बाद इस सीट को पिंडवाड़ा आबू विधानसभा सीट के नाम से जाना जाने लगा। भले ही यहाँ के बहुसंख्यक आदिवासी एक ही गरासिया समुदाय के हैं, लेकिन सामाजिक रूप से इनके रीति रिवाज और परंपराएं 2 हिस्सों में बटी हुई हैं। आबू रोड के भाकर क्षेत्र के गरासिया जाति के गुजरात से जुड़ाव क्षेत्र के इस समुदाय के लोगों को भाकर पट्टी का माना जाता है। इनकी सामाजिक व्यवस्था में इनके रीति रिवाज, परंपरा, सामाजिक व्यवहार का जुड़ाव गुजरात के सीमावर्ती जिलों में बसे अपने ही समुदाय के लोगों से ज्यादा है। वहीं पिंडवाड़ा पंचायत समिति के उदयपुर और पाली जिले की सीमा के करीब के गांवों में बसने वाले गरासिया समुदाय के लोगों का सामाजिक और पारंपरिक जुड़ाव मारवाड़ और मेवाड़ पट्टी के लोगों से ज्यादा है। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदाता मारवाड़ पट्टी के ही हैं। इसी क्षेत्र में वनवासी कल्याण परिषद का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। भाजपा का टिकट लगातार इसी मारवाड़ पट्टी से दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस भाखर पट्टी को प्राथमिकता दे रही है। वैसे भाकर पट्टी के ही लालाराम गरासिया 1998 में और गंगाबेन गरासिया 2008 में यहां पर कांग्रेस से चुने जा चुके हैं। वहीं सूरमाराम गरासिया मारवाड़ पट्टी के होकर भी 1990 और 1993 में चुनाव हारे हैं।
तो फिर दूसरे फैक्टर पर नजर डालनी जरूरी हो जाती है। दूसरा फैक्टर यहां जो देखने को मिला वो है कांग्रेस का सांगठनिक काम। पिछले करीब 1.5 दशक से यहां पर संगठन निरंतर कमजोर हुआ है। कांग्रेस की धड़ेबाजी में कांग्रेस संगठन ने इस क्षेत्र के स्थानीय नेताओं के बजाय इसी जिले के दूसरी विधानसभाओं के नेताओं के कहने पर यहां पर संगठन पदाधिकारी नियुक्त किए, जिन्हें इस क्षेत्र की तासीर तक का पता नहीं था। सबसे खास बात यह कि कई बार तो कांग्रेस संगठन ने इस क्षेत्र में ऐसे स्थानीय पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी जिनका इन आदिवासियों से कोई लेना देना ही नहीं था। कांग्रेस आज भी इन आदिवासियों को पहले के ही तरह राजनीतिक रूप से सोया हुआ मानने की भूल कर रही है। जिन पदाधिकारियों को यहां पर नियुक्त किया गया उनका क्षेत्र की फलियों में मूवमेंट और लोगों से जुड़ाव लगभग नगण्य है। यूं जिले में वनवासी कल्याण परिषद के सबसे बड़े आर्थिक मददगार माने जाने वाले आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव समूह के डूबने के बाद इस क्षेत्र में वनवासी कल्याण परिषद का प्रभाव कम होता जा रहा है। इसके बावजूद यहां पर उनका अंतिम व्यक्ति तक जुड़ाव आज भी है। कांग्रेस ने अपनी जमीन को फिर से बनाने के लिए कोशिश ही नहीं की। 2008 में यहां से कांग्रेस के जीतने की एक वजह यह मानी जा सकती है कि यहाँ की जिलाध्यक्ष गंगाबेन गरासिया इसी समुदाय से आती थी और इनके बीच में मूवमेंट लगातार जारी था। दूसरी वजह भाजपा का टिकट वितरण भी माना जा सकता है। लेकिन पिछले लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस संगठन सुसुप्तावस्था में है। इसकी वजह को तलाशने पर जो कारण सामने आया उसका मूल था अशोक गहलोत सरकार के द्वारा यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा फैलाई गई अव्यवस्था। इस क्षेत्र के कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संपर्क करने पर यह जानकारी मिली कि पिछले 4.5 सालों में इस क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अशोक गहलोत सरकार ने इतना हावी कर दिया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां किसी भी आम आदिवासी का काम लेकर जाने पर वो उसे लटकाते रहते हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अधिकारियों के द्वारा सुनवाई नहीं करने की नीति को अशोक गहलोत सरकार ने इस तीसरे कार्यकाल में निरंतर संरक्षित और पोषित किया। सबसे ज्यादा समस्या जो आती है वो है राजस्व विभाग की। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी के साथ ग्राम विकास अधिकारी से यहाँ के लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। गहलोत सरकार ने अपनी नौकरशाही पोषण की नीति से निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की अहमियत को लगभग खत्म कर दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले 5 सालों में माउंट आबू में लगाए गए उपखंड अधिकारी हैं। माउंट आबू इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मतदाता समूह है। अशोक गहलोत सरकार ने यहाँ के उपखंड अधिकारियों और आयुक्त को ऐसे बिठा दिया जो राजनीतिक आकाओं के लिबड़ी कोठी जैसे अवैध कामों को तो दिन रात मेहनत करके करवाते हैं, वहीं जिला कलेक्टर के निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों के बावजूद कॉमन मैन को राहत नहीं दे रहे हैं। उपखंड अधिकारियों ने अपनी ये कार्यप्रणाली चुनाव के सिर्फ 4 महीने बचे होने पर भी जारी रखी हुई है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित मॉनिटरिंग कमेटी में उसके अध्यक्ष व जिला कलेक्टर के प्रस्तावों के बाद भी उपखंड अधिकारी आम जनता को राहत नहीं दे रहे हैं। सीधे तौर पर यहां के उपखंड अधिकारियों और आयुक्तों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री कार्यालय का कथित हस्तक्षेप होने के कारण यहां के नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष, पार्षद, कांग्रेस के पदाधिकारियों को यहां के लोगों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी अधिकारी टस से मस नहीं होते हैं। खुद उनके सलाहकार संयम लोढ़ा मुख्यमंत्री के आबू रोड प्रवास के दौरान ये कह चुके हैं कि यहाँ के उपखंड अधिकारी अपना एकाधिकार नहीं छोड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों को अधिकार नहीं दे रहे हैं और आम जनता को परेशान कर रहे हैं। इसके बावजूद माउंट आबू के दोनों पदों पर काबिज होने वाले अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली बदलने को तैयार नहीं। ऐसे वक्त में जब आरएसएस का मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर कर्नाटक चुनाव में मिली जबरदस्त हार से यह मान चुका है कि मोदी का चेहरा और हिंदुत्व की खुमार अब टूट चुका है, स्थानीय नेताओं को तरजीह देनी होगी। उस काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से कांग्रेस के पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के कांग्रेस काडर को हतोत्साहित करवाकर और स्थानीय लोगों के चेहरों पर मायूसी फैलाकर खुद के चेहरे पर इस विधानसभा को जीतने का सपना संजोना बेमानी लग रहा है। धन्यवाद।